मैं डॉक्टर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, पीवीटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज हिंदी भाषा की प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख विधि है, जो प्रथम विधि है वो अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण या वाचन हेतु किया जाता है। इसके साथ साथ ही यह विधि लेखन के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी सहायता से बच्चे अनुकरण के द्वारा लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, क्योंकि कक्षा में जो भी शिक्षक कहता जाता है, विद्यार्थी उसका अनुकरण कर अपने भाषण कौशल का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान तथा वाचन कौशल में स्पष्टता आती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी पढ़ना, लिखना, अच्छे से उच्चारण करना और नवीन रचनाएं करना सीखता है। इस प्रकार यह विधि बहुत ही उपयोगी है, जिससे वाचन, भाषण तथा लेखन तीनों प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके रूप में जाए तो निम्नलिखित अनुकरण एक रूप होता है। इसमें रूपरेखा लेखन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। स्वतंत्र लेखन में इसके अंतर्गत अध्यापक श्यामपट्ट पर पूरा शब्द लिखता जाता है और छात्र उसका अनुकरण करते जाते हैं। कभी कभी विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाने का प्रयास करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कक्षा में अध्यापक का अनुकरण करते करते छात्र उसी की तरह अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं, और यह मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के शिक्षण में उपयोग में लाई जाती है। यह बहुत ही प्रभावी विधि है। उच्चारण अनुकरण: इस विधि में अध्यापक बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण करके विद्यार्थियों को सिखाता है तथा छात्र उसी अनुकरण को बार बार करके स्वयं बोलना सीखता है। विद्यार्थी अध्यापक के उच्चारण का अनुकरण करके शब्दों को बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण के द्वारा छात्र भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सीखता है। इसके द्वारा हिंदी की गद्य शैली या पद्य शैली का विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु कोई कविता, लेख तथा अन्य सामग्री लिखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है, अर्थात रचना अनुकरण प्रायः जिसे निबंध लिखने के लिए, काल्पनिक निबंध लिखना है या कभी कभी समस्याओं पर आधारित निबंध लिखना है, पत्र लेखन है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, ज्यादातर उच्च कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। अनुकरण विधि का महत्व: अगर देखा जाए तो अनुकरण विधि एक बाल केंद्रित विधि है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। यह विधि मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाकर सही अर्थ में स्वतंत्र बनाना है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के उच्चारण में सुधार हेतु इस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो अनुकरण विधि का विशेष महत्व है। इसमें दूसरे विधि पे आते हैं तो देखें, यह प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति या निर्बाध विधि के रूप में जाना जाता है। यह विधि विद्यार्थियों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा को सिखाया जाता है, अर्थात एक भाषा के माध्यम से ही अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में प्रायः बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना किसी को मध्यस्थ बनाए या अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता न लेकर, बल्कि विद्यार्थी सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास के द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। यह विधि व्याकरण अनुवाद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करता है। वास्तव में जो प्रत्यक्ष विधि है, इसको सुगम विधि इसलिए कहते हैं। यह एक व्यवहारिक विधि है, जिसमें सर्वप्रथम प्रायोगिक विधि के रूप में जानी जाती थी और इसमें कोई बाधा नहीं होती, इसलिए इसको निर्वाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। इस विधि में
प्रत्यक्ष से अर्थ है कार्य के दिखाने से है, जो कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। अर्थात प्रत्यक्ष विधि में जो अर्थ कार्य है उसको करना है। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, जबकि विद्यार्थियों को स्वयं पूर्व ज्ञान के नियमों के अनुसार अनुमान लगाना होता है। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अत्यधिक बल देती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण के द्वारा एवं पृथक भाषा की तरह सीखे, अर्थात एक भाषा के आधार पर दूसरी भाषा का अनुभव प्राप्त करता है। इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है तथा विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। यह विधि नवीन भाषा को सीखने का माध्यम होती है। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले, सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त इस विधि में आगमन तथा निगमन विधि भी प्रयोग में लाई जाती है। आगमन तथा निगमन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जो भाषा शिक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग प्रत्यक्ष विधियों में सामान्य रूप से किया जाता है। इसका नेक्स्ट है व्याकरण विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को प्रमुख रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसमें नियमों को अत्यधिक अभ्यास होता है, अर्थात इसमें अभ्यास के अत्यधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कक्षा में निरस्ता आ जाती है। क्योंकि छात्र जब एक ही चीज को बार बार अभ्यास करता है तो इससे जो कक्षा होती है उसमें बहुत ज्यादा सरसता नहीं आ पाती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीख ली जाती है, बहुत आसानी से सीख लेते हैं, परंतु व्याकरण के नियमों को हमेशा बहुत कठिनता के द्वारा ही सीखा जा सकता है। यह देखा जाए तो व्याकरण विधि बहुत ही कठिन विधियों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में सबसे पहले हमें उन नियमों को अत्यधिक नियमों या उनके जो रूप हैं या उनके मतलब विभिन्न प्रकार के संरचना है उन पे विशेष बल दिया जाता है। इस कारण यह विधि अपेक्षाकृत कठिन मानी जाती है। व्याकरण पद्धति में भी आगमन निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। निगमन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक द्वारा बताए गए व्याकरण के नियमों को छात्रों के द्वारा रट लिया जाता है। यह निगमन प्रणाली कहलाती है। जबकि आगमन प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम अपने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उन उदाहरणों के आधार पर नियमों का प्रयोग किया जाता है और छात्र यह स्वयं सिद्धांत सीख लेता है। निगमन प्रणाली एक अरुचिकर विधि होती है, क्योंकि यह रटने पर बल देती है, परंतु व्याकरण विधि में छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनियों का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा विराम अथवा कारक चिन्ह का भी प्रयोग करके उनका भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। होता क्या है, व्याकरण विधि में विभिन्न प्रकार के व्याकरण के नियमों, परिनियमों तथा शब्दों को लिखने, उनके प्रकृति की जानकारी दी जाती है और व्याकरण के ज्ञान से भाषा में भाषागत जो अशुद्धियां होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि इस वजह से सबसे अच्छी सटीक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो छात्रों में एक सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में इस प्रकार के मतलब व्याकरण ज्ञान न होने से बहुत सारे व्याकरणीय त्रुटियां या मात्रिक त्रुटियां होती है, जिसका दूर करने का प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो दूर भी नहीं कर पाते। चौथी विधि है इकाई विधि। इस विधि के प्रवर्तक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मॉरिसन 1920 को माना जाता है। यह विधि अध्ययन में अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस विधि के द्वारा अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है तथा यह विधि समानता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। इकाई विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में माना जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो भी अधिगम प्रक्रिया होती है वह व्यवस्थित होती है।
यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। इस विधि में छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना, मानसिक चिंतन शक्ति का विकास करना तथा अन्य प्रकार से विद्यार्थियों में जागरूकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। वास्तव में यह विधि किसी भी इकाई को संपूर्ण रूप से कैसे छात्र पढ़कर अनुभव प्राप्त करता है, इसके लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में यह महत्वपूर्ण विधि भी जानी जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।